हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11 तो बच्चे कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो एंड बहुत मेहनत कर रहे हो एंड आपके एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं, मुझे पता है। एंड ठीक है, हम जितनी जल्दी हो सकेगा अपना वेव्स को एंड करेंगे एंड हमारा सिलेबस भी एंड हो जाएगा बच्चों। विदाउट एनी टेंशन आप पढ़ाई करते रहिए एंड ये सारी चीज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आज आपका लेक्चर 3 स्टार्ट हो चुका है, करेक्ट। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था। जिन बच्चों ने भी ये नहीं पढ़ा है, लेक्चर नंबर 2 सर्च कर सकते हैं पढ़ ले 11 पर और आपको पता लग जाएगा। अब देखिए इसमें क्या देखा था। इंटरफेरेंस का मतलब होता था बच्चों दो वेव्स का मिलना, और उसके लिए क्या था, उसके लिए हमने कोरेंट सोर्स माना था बच्चों, जिससे फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती थी। करेक्ट। क्यों सेम हो जाती थी उसका भी एक रीजन दिया था कि अगर वो सेम नहीं होगी, अगर सेम होता था तो क्या होता था बच्चों, हर जगह पे अलग अलग पोजीशन पर जब पार्ट डिफरेंस आता था, हमने देखा था लास्ट क्लास में, पार्ट डिफरेंस आता था तो किसी एक पोजीशन पे अगर अगर मिनिमा है तो मिनिमा ही रहेगा। करेक्ट। लेकिन अगर हम कोरेंट सोर्स नहीं लेंगे उसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ओमेगा चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा ना बच्चों, उसकी वजह से एक सेम पॉइंट पर क्या आ जाता था, मैक्सिमम मिनिमम रिपीट होता रहता था। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हम लाइट सोर्स की बात करें बच्चों, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक ही जगह पे कभी बहुत ज्यादा लाइट आएगी, फिर डिम होती जाएगी, ब्लैक हो जाएगा, फिर लाइट आएगी, फिर ब्लैक हो जाएगा। इसलिए हमने कोरेंट सोर्स लिया था कि हम स्टडी करने में आसानी हो। करेक्ट। और यही आपके सिलेबस में था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या इक्वेशंस आई थी और हमने कैसे फाइंड किया था, इससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए। हम वाई नेट निकालते थे बच्चों, देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वाई नेट निकालते थे y1 + y2 करके। करेक्ट। ये इक्वेशन क्या होती थी, बताएगा कोई। a1 उसका एम्पलीट्यूड हमें पता नहीं था, साइन kx - ओमेगा टी मान ली मैंने कोई इक्वेशन। करेक्ट बच्चों। और डिस्प्लेसमेंट कुछ x होता था और इसका कुछ होता था a2 साइन kx2 - ओमेगा टी। बोलो यही तो डिफरेंस आता था दोनों में, x1 और x2। किसी डिस्टेंस पर जाकर हम देखते थे और ये दोनों इक्वेशन एसएचएम की होती थी। करेक्ट। चलो, तो यहां से जब हम वाई नेट निकालने का तरीका देखा था तो वो क्या था, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस प्लस थीटा। फाई नहीं आएगा, अभी फाई नहीं आएगा। देखो बच्चों, अगर पाथ का डिफरेंस है तभी फेज डिफरेंस आएगा, और जब फेज डिफरेंस आएगा तो ए नेट भी आएगा और हमारा थीटा भी आएगा। ए नेट कैसे निकालते थे, कोई बताएगा। अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बच्चों अगर ये चीज नहीं देखी है तो आज लेक्चर में इंटरफेरेंस फिर आने वाला है, फिर आएगा आज इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं उस लेक्चर को जाके देख लीजिए, लेक्चर 2 को। और यहां से हम थीटा कैसे निकाल लेते थे बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू a2 साइन फाई होल अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ये मैंने आपको शॉर्ट में सारी चीजें बता दी और इसकी पूरी स्टोरी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई है। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, सारी चीजें लास्ट क्लास में देखी हुई हैं। चलो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों उसमें थोड़ा मजा भी आने वाला है एंड चीज भी बहुत अच्छी है। आ जाओ, हम आज देखने वाले हैं वेव, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव। ये क्या होता है, वेव में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या देखने वाले हैं, स्टैंडिंग वेव क्या होती है, एक नई चीज आने वाली है, नई टाइप की वेव है। इसी को बच्चों में स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी, स्टैंडिंग, खड़ी हुई, रुकी हुई, समझ रहे हो, नाम में सब होता है, पता लगा। ठीक है, उसके बाद इसकी इक्वेशन की बात करेंगे। उसके बाद स्टेशनरी वेव जो है स्ट्रिंग में कैसे काम करती है, कैसे बनती है, वो बात करेंगे। आखिरी में हम नोड और एंटी नोड पे आएंगे और फिर हम नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग देखेंगे, जो कि आपको सभी को पता होगा मेरी समझ से, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। करेक्ट। स्टार्ट कर दें आज का लेक्चर। चलो आ जाओ बच्चों, बिना किसी देरी के पहला टॉपिक उठाते हैं और क्या है देखते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। सबसे पहले हम रस्सी पे बनने वाली वेव से कैसे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने एक दीवार ली, दीवार पे एक रस्सी का एक कोना बांधा और उस रस्सी कोने को अपने हाथ में ले लिया। अब मैं वेव प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, अब सुनिए, जब मैं वेव प्रोड्यूस करूंगा बच्चों, तो जो दीवार का कोना है वहां अगर ये वेव जाके टकराएगी तो क्या क्या हो सकता है, वो वेव टकरा के वापस आएगी कि नहीं आएगी। आपने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, जब आप यहां से वेव बनाते हो तो वापस भी आती है, टकरा के आती है, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब जिस मीडियम से आपने वेव प्रोड्यूस की, इंसिडेंट की, उसी से मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होके आ गई। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जहां से आई, जहां से गई वहीं वापस आ गई, रिफ्लेक्शन। करेक्ट। अब इसी बीच में बच्चों कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन भी होता है। अब वो दीवार है, हमको दिख नहीं रहा है, वॉल है सामने, है ना, तो वी कांट सी दैट, बट
वो ट्रांसमिशन होता है ना, अंदर ही के अंदर ट्रांसमिशन होता है। तो उन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये फीलिंग आपको आ गई कि अगर मैंने एक वेव बनाई और इस साइड दीवार है तो कुछ ना कुछ वेव वापस आ जाएगी और कुछ ना कुछ वेव ट्रांसमिट हो जाएगी, करेक्ट। अब ये किस किस फैक्टर पे, इसकी प्रॉपर्टीज किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, अरे ये देखिए, देखो जैसे ये दीवार है, यहां से अगर मैं एक वेव प्रोड्यूस करूं ऐसे इस डायरेक्शन में, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अगर ये दीवार है तो या तो वेव इसी डायरेक्शन में होके वापस आ जाए ऐसे, ये इंसिडेंट की बताइए, ये रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होके इधर ही ऐसे आ जाए, है ना, या फिर इधर भी पास हो सकती है कुछ ना कुछ, ये ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिट हो गई, समझ रहे हो। तो इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। अब सुनो प्रॉपर्टीज, अगर मैं स्पीड की बात करूं बच्चों, वेव स्पीड की बात करूं जिसको मैं v से डिनोट करूंगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या स्पीड चेंज होगी? जो भी नई वेव की इक्वेशन आएगी, ये मेरी इंसिडेंट वेव थी, ये रिफ्लेक्टेड है, ये ट्रांसमिटेड है, अगर मैंने मान लिया है तो ये मेरी इंसिडेंट है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड है और ये मेरी ट्रांसमिटेड, अगर मैंने मान लिया है तो मुझे एक चीज बताओ, क्या वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव चेंज होगी रिफ्लेक्शन के बाद? मेरी समझ से तो नहीं होगी। अगर ये कोई मीडियम है, मान लीजिए एयर है, तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है बच्चों? मीडियम पे डिपेंड करेगी, वेव की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन का स्पीड चेंज होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में आ रही है, तो यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, सेम रहेगी। और अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, तो ट्रांसमिशन का मतलब ही है दूसरी मीडियम में जाना, सेम मीडियम को तो छोड़ चुकी है, तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी इसकी स्पीड। चलो इसकी बात तो हमने कर ली सर, अब किसकी करें? फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ, क्या बच्चों ये जो वेव निकल रही है वो एक ही सोर्स से निकल रही है? बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे, है ना, हमने कोरेंट सोर्स लिया था, याद है आपको? बिल्कुल उसी तरीके से तो ये भी किस पे डिपेंड करेगी? सोर्स पे। क्या सोर्स चेंज हुआ रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन के केस में? नहीं हुआ, सोर्स तो वही रहा। तो यहां पर भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन यहां भी सेम रहेगी। बोलो इतनी चीज क्लियर? ठीक। अगर बच्चों मैं वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ लैम्डा, तो वो क्या होता है? देखो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, करेक्ट। रिफ्लेक्शन के केस में स्पीड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो क्या लैम्डा सेम होगा? बिल्कुल होगा। इस केस में सेम होगा? नहीं होगा। देखो स्पीड चेंज है और फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन v की वजह से क्या हो जाएगा? लैम्डा चेंज हो जाएगा, तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा, करेक्ट। चलो एक चीज की और बात करनी है, वो क्या है बच्चों? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस ये है इंपॉर्टेंट, और यहीं से आपको पता लगेगा कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में होता क्या है। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, क्या रिफ्लेक्शन के बाद फेज चेंज होता है या सेम रहता है? क्या चेंजेस होते हैं उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना, रिफ्लेक्शन होता कैसे है? हम पहले तो एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं बच्चों। हम मान लिए ये मेरी बाउंड्री है, हमने बाउंड्री किसे माना है? दीवार को। ये मेरी बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री मान ली मैंने इसे, ठीक। अब ये मेरा एंड भी फिक्स्ड है, ये एंड मेरा फिक्स्ड है, एक वॉल है, तो ये फिक्स्ड एंड है, करेक्ट। मैंने क्या किया बच्चों? यहां पर एक वेव प्रोड्यूस कराई, यहां से ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस कराई, ये इधर जा रही है मेरी इंसिडेंट वेव, करेक्ट। अब सुनना बच्चों, जो फिक्स्ड एंड होता है, तो क्या ये वेव, ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है, क्या ये एंड हिलेगा? नहीं हिलेगा, नहीं हिलेगा ना, बिल्कुल नहीं हिलेगा। इसी को हम डेंसर भी बोलते हैं बच्चों, फिक्स्ड एंड को हम डेंसर बोलते हैं। अगर ये डेंसर हो गया मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा? रेयरर, बिल्कुल सही। तो जो फिक्स्ड एंड है बच्चों, वो होता है मेरा डेंसर मीडियम, यही मेरी बाउंड्री है, इससे वो टकरा रही है वेव आके, और ये मेरा रेयर मीडियम हो गया। तो इन द केस ऑफ रेयर टू डेंसर, अगर मेरी वेव रेयर से चल के डेंसर मीडियम में आती है, तो क्या चेंजेस होते हैं? अब देखना, ये मेरी इंसिडेंट थी, और रिफ्लेक्ट के बाद क्या चेंज होगा? अपोजिट हो जाएगी बच्चों, और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, है ना। रिफ्लेक्शन मतलब जब इंसिडेंट हुई तो इस डायरेक्शन में आ रही थी, करेक्ट, और जैसे ही वो डेंसर से टकराई तो पलट गई और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गई। मतलब फेज का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? मुझे तो पाई दिख रहा है बच्चों। अरे जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे अपोजिट भी हो गई और पलट भी गई, समझ गए? पलट गई कि नहीं पलट गई? बिल्कुल पलट गई, ठीक है। और अगर एक केस और होता है बच्चों, क्या होता है?
डेंसर टू रेयरर होता है इसमें। हो गई वो तो सही बात है। देखो क्या होता है, अब डेंसर टू रेयरर के लिए क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ एक रस्सी है, उसके कोने में एक रिंग बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस रिंग के आर पार मैंने एक क्या डाल दिया, एक कोई भी डंडा डाल दिया मान लीजिए ऐसे करके, और यहाँ पे स्टिक करके और इसको पकड़ लिया, ठीक है। चलिए अब ये रिंग मूव हो सकती है बच्चों, अगर मैं इसमें एक बम्प प्रोड्यूस करूं जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करेक्ट, और ये मेरी रिंग है, तो यहां पर जब ये बम्प टकराएगा तो ये रिंग ऊपर नीचे मूव हो सकती है। तो ये मेरा हो गया बच्चों फ्री एंड। फ्री एंड है तो इसको मैं बोलूंगा रेयर मीडियम, और ये रेयर है तो ये डेंसर है, ठीक है। ये डेंसर मीडियम हो गया मेरा। यहां से यहां जब वेव ट्रेवल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सीन होगा वेव का वो होगा कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब, और यहाँ पे फेज कुछ चेंज हो रहा है, नहीं होगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है। तो इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इंसिडेंट रे मेरी रेयर से डेंसर में जा रही है तो फेज चेंज होगा फाई का, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी वो पलट के आएगी। और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो पलटेगी तो नहीं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन फेज का डिफरेंस नहीं आएगा, पलटेगी नहीं। बोलो समझ आया इतनी चीज, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। और ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा बच्चों, कभी भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा, 0। चाहे वेव इधर से आए डेंसर से रेयरर में आए तो भी वो ऐसे ही निकलेगी, और चाहे वो रेयरर से डेंसर में आए तो भी वो ऐसे ही निकलेगी। बोलो समझ आई इतनी चीज, पक्का। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीज समझ आई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड। हम एक फिक्स्ड एंड से वेव की रिफ्लेक्शन की बात करनी है, ठीक ना। अब तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो बताते हैं आपको, ये मेरा फिक्स्ड एंड हो गया जो मैंने आपको बताया, बाउंड्री, करेक्ट। इसको मैंने क्या बोला, बाउंड्री। और फिक्स्ड एंड मतलब बच्चों अभी बताया आपको डेंसर मीडियम। ये क्या हो गया मेरा, डेंसर हो गया। अब वेव कहां से प्रोपोगेट करेगी, मेरी रेयरर मीडियम से। तो मान लीजिए ये मेरी वेव आ रही है, देखो ये मेरी वेव का एक बम्प आया, करेक्ट, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, करेक्ट है। चलो, और ये कौन सा मीडियम हो गया बच्चों, लिखूं मैं यहाँ पर, ठीक है लिख देते हैं, रेयरर, करेक्ट। रेयरर से डेंसर में आती थी तो क्या होता था, फेज डिफरेंस पाई का आता था, मतलब पलट जाती थी वेव और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती थी फ्रॉम फिक्स्ड एंड, करेक्ट। तो इसके लिए मैं एक वेव की जगह इधर बना दूं, इसका रिफ्लेक्टेड का क्या सीन होगा, ये मेरी इंसिडेंट वेव है और मेरी रिफ्लेक्ट होके कैसे आ रही है, ऐसे कुछ ना कुछ बनाया ऐसे है, लेकिन मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, नेगेटिव में, ठीक है, समझ आया। चलो, इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसको मैं मान लेता हूं ए इनिशियल होगा, या ए इनिशियल भी क्यों बोलो, ए मान लो। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, इसका एम्पलीट्यूड भी ए ही होगा। साइन का डिफरेंस जो भी होगा मैं बता दूंगा। एक चीज और मानते हैं बच्चों, क्या, assuming there is no loss of energy। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, ये वेव जो भी आई, मैंने जो भी प्रोड्यूस करी, इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, और पूरा का पूरा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैंने ट्रांसमिशन की बात नहीं करी है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर वेव आ गई, मतलब ऐसे वेव चल रही है ऐसे करके, ठीक है, और ये टकराई और ये नीचे की तरफ होके आ गई ऐसे। फील आया फील, हाँ। तो इसका मतलब अगर एनर्जी का लॉस नहीं है तो जिस एम्पलीट्यूड से वेव गई होगी उसी एम्पलीट्यूड से वापस आएगी, फिर भले ही उसका फेज चेंज हो जाए, करेक्ट है, ठीक है। अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी पड़े बच्चों तो क्या लिखेंगे बताइए मेरे को। अगर इसकी मैं इक्वेशन लिखूं इंसिडेंट की, y इंसिडेंट आई, ठीक, एम्पलीट्यूड ए, साइन, देखना ध्यान से, kx माइनस ओमेगा टी। क्या ये सही है वेव की इक्वेशन, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है और दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए तो पॉजिटिव में मूव करती है और सेम होंगे तो नेगेटिव में, इसलिए मैंने डिफरेंट लिए, देखो प्लस का के एक्स और माइनस का ओमेगा टी, ठीक। रिफ्लेक्टेड की कोई इक्वेशन बताना चाहेगा, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, वही लिख दो, ए अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और फेज डिफरेंस पाई का है। फेज डिफरेंस किसका है बच्चों, पाई का, कर दे। चलो, साइन, अब सुनो, नेगेटिव में जा रही है ना, तो दोनों पॉजिटिव ले लूं या दोनों नेगेटिव, मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, सेम साइन रखने मेरे को, पॉजिटिव कर दिया, और फेज डिफरेंस पाई का, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये सब तो सबको ही आता होगा, ASTC मैथ्स में पढ़ाया जाता है,
समथिंग, ये थीटा अगर मैं बोल दूं इसको कुछ थीटा है, ये एंगल है कुछ थीटा, तो थीटा पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, ये क्या पाई प्लस थीटा 10, इसका मतलब साइन नेगेटिव आएगा। तो यहां से जो आएगा वो आएगा वाई आर इज इक्वल टू ए इंटू माइनस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है माइनस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है, समझ आई इतनी बात? पक्का बच्चों? देखो फील भी ले सकते हो आप, फील भी ले सकते हो, देखो डायरेक्ट फील दे लो। देखो वेव इधर जा रही है के एक्स माइनस ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड मैंने ए मान लिया, ठीक है, पलट के आई, डायरेक्शन चेंज हुआ, के एक्स प्लस ओमेगा टी। फेज भी भूल जाओ, एम्पलीट्यूड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का हो गया कि नहीं, ये पॉजिटिव का था पलट गया माइनस का, खत्म, लगा दो माइनस ए। समझ आया? तो फिक्स्ड एंड से ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, फिक्स्ड एंड से ऐसे हम निकाल लेते हैं वेव स्ट्रिंग में कैसे ट्रेवल करती है जब फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, चलो अब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे फ्रॉम फ्री एंड। कौन सा एंड हो जाएगा फ्री एंड? मतलब जिसके एक एंड पे मैं रिंग बना दूंगा और उस रिंग को किसी एक स्टिक के थ्रू लगा के और ऐसे स्टिक पकड़ लेंगे। फील आया? चलो, मतलब ये रहा मेरा वायर मान लो, या मेरी स्ट्रिंग मान लो, या रस्सी मान लो। चलो रस्सी है और रस्सी के कोने पे क्या है बच्चों, रिंग है, और इस रिंग को मैंने क्या किया, एक स्टिक के अराउंड, स्टिक से आर पार निकाल दिया इस रिंग को। अब क्या होगा इसका बच्चों, ये रिंग मूव कर सकती है, मूवेबल रिंग है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसमें एक वेव प्रोड्यूस करी, देखो ये रही वेव, और ये यहां पर रिंग थी, करेक्ट, ये रही रिंग। अब मैंने जब इसको वेव प्रोड्यूस करी तो वो यहां डायरेक्शन में मूव करेगी, कैसे जाएगी, पॉजिटिव में जा रही है, और रिंग मूव करके कैसे आएगी, ऊपर आएगी। देखो बच्चों एक चीज और सुन लो, जब अपन बंप ऊपर को करेंगे ना तो रिंग अपनी ऊपर मूव करना चाहेगी, और अगर अब बंप हम नीचे से चालू करेंगे तो हमारे ऊपर है ना बंप, तो ऊपर की तरफ मारने या नीचे की तरफ चालू करें, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो ये रिंग नीचे की तरफ आ जाएगी, और अगर ऊपर की तरफ बंप मारा है तो ऊपर की तरफ। लेकिन हमें उससे कुछ नहीं करना है अभी, अभी हमारा ये क्या है, फ्री एंड है, मतलब मूवेबल है, और फ्री एंड हो गया तो मतलब ये मीडियम मेरा रेयर हो गया, रेयरर, और ये रेयरर है तो ये मेरा डेंसर हो गया। अब डेंसर टू रेयरर के केस में क्या बताया था कि जो वेव है रिफ्लेक्ट होके अपोजिट डायरेक्शन में तो मूव करने लगती है, लेकिन फेज चेंज नहीं करती, फेज चेंज नहीं करती, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी नेगेटिव एक्स में, लेकिन फेज चेंज नहीं करेगी। सुनिए इस केस में भी अगर प्रोवाइडिंग, फिर से लिखूं, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, सॉरी एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, तो जो वेव गई है वही रिफ्लेक्ट होके आएगी विद सेम एनर्जी। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी यही रहेगा। देखो अब इस टाइम पॉजिटिव आने वाला है, देखना पॉजिटिव, आपको समझ में आ रहा है, प्लस का ही ये आ रहा है, पता अपोजिट में आ रही है। देखो लिख दे इसकी जल्दी से इंसिडेंट रे की इक्वेशन, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट रे की इक्वेशन लिखो बच्चों, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये सब लिख देंगे, पॉजिटिव एक्स में जा रही है कि एक्स माइनस ओमेगा टी। रिफ्लेक्टेड की क्या लिखोगे, डायरेक्ट करूं, देखो ए साइन, और सुनो बच्चों अगर एनर्जी का लॉस होता, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एनर्जी का लॉस होता तो आप बोल ही नहीं सकते कि जिस एम्पलीट्यूड से गई है उसी से वापस आई है, फिर आप यहाँ पे पता है क्या लिखते, ए आई और यहाँ पे ए आर। फीलिंग आ रहा है? एनर्जी का लॉस नहीं है, इसलिए हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिए, इसको और इसको। चलो तो यहां से आगे बढ़ेंगे। अब सुनो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गई, के एक्स प्लस ओमेगा टी, सेम साइन, कोई फेज डिफरेंस है नहीं है, जीरो आ जाएगा, प्लस जीरो मतलब खत्म। इसमें क्या चेंजेस आया बताओ, इसमें यही आया कि जैसे वेव जा रही थी सेम वेव, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं है, बस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी। देखो साइन अपोजिट है, इधर जा रही थी, साइन पॉजिटिव है, इधर आ रही है, खत्म। पक्का समझ आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो अब हम दोनों चीजों की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, समझ रहे हो? अब ऐसी एक रोप ले लेंगे, रस्सी ले लेंगे जिसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों होंगे। अभी हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी, अब ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों देखेंगे। देखो पहला केस है जब रेयर से डेंसर मीडियम में हो। अब देखो फील लेते चलना, मैंने बनाई एक पतली रस्सी और इससे मैंने कनेक्ट कर दी बच्चों एक मोटी रस्सी, ठीक है। इस मोटी रस्सी को क्या मैं नीले से बना दूं, कोई दिक्कत? चलो जो मोटी रस्सी है
वो मेरा डेंसर मीडियम हो गया, और जो पतली रस्सी है वो मेरा रेयरर मीडियम हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं बच्चों? यहां हो रहे हैं सर, ठीक है, यही मेरी बाउंड्री है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से मैं एक वेव प्रोड्यूस करूं बच्चों इस रस्सी में ऐसे, ठीक है, और ये मेरा हो गया मीडियम डेंसर, ठीक है, समझ आ रहा है? वेव प्रोड्यूस करी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, ठीक है, इंसिडेंट करी मैंने। तो उसके बाद क्या सीन होगा? अब सुनना, दो काम होंगे, रिफ्लेक्शन भी और ट्रांसमिशन भी। रिफ्लेक्शन तो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा होगा। कैसे? रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा? पलट के आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, तो रिफ्लेक्शन तो ऐसा हो जाएगा। ये तो कंफर्म है सर। अब आप ये बताइए सर कि ट्रांसमिशन में क्या होगा? मैंने क्या बताया था? ट्रांसमिशन में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो जैसे मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। एम्पलीट्यूड का हमें नहीं पता। अब एम्पलीट्यूड का मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? देखो लाइन सुनना ध्यान से, यहाँ लिखूंगा इनिशियल एम्पलीट्यूड पता नहीं क्या था, जो भी गिवन होगा। फाइनल रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड नहीं पता मुझे, और ट्रांसमिटेड का भी नहीं पता। क्योंकि बच्चों अब जो वेव है मेरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, रिफ्लेक्शन भी हो गया उसका, ट्रांसमिशन भी हो गया। फिर आप कैसे कह सकते हो कितनी एनर्जी कहाँ गई, है ना? इसलिए हमें नहीं पता कि इसका एम्पलीट्यूड अब क्या होगा और इसका क्या होगा। करेक्ट? वो कैसे निकालना है बाद में बताएंगे। ये सीन क्लियर हुआ क्या हो रहा है? रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी तो रिफ्लेक्शन होकर कुछ वे वापस आ गई, कुछ आगे ट्रांसमिट कर गई। ये ट्रांसमिशन है, ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है, और ये क्या है बच्चों? ट्रांसमिशन। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी ये चीज। चलो अभी के लिए तो आप इसकी इक्वेशन लिख के बता दो मुझे। देखो अगर इंसिडेंट रे की इक्वेशन ये दी है, वाई आई इज इक्वल टू ए आई साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई दिक्कत? ठीक है, पॉजिटिव में जा रही है, के एक्स माइनस ओमेगा टी और ए आई इनिशियल एम्पलीट्यूड, इतना लिख दिया। चलो क्या कोई मेरे को रिफ्लेक्टेड की लिख के दिखाएगा? वाई आर इज इक्वल टू ए आर साइन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और पलट गई है तो के एक्स प्लस ओमेगा टी, क्योंकि अपोजिट में जा रही है और पलट गई है तो फेज चेंज हो गया, कितना? पाई। तो यहां से वाई आर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो वही साइन पाई प्लस थीटा, माइनस आ जाएगा तो ये माइनस ए आर साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बोलो इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो तो ये रिफ्लेक्टेड आ गई। अब मुझे कोई ट्रांसमिटेड की भी लिख के दिखा दो। अरे सर सब आप ही लिखवाओगे? अरे मैं लिख देता हूँ, रुको। देखो वाई टी ट्रांसमिशन, पता नहीं क्या है, एम्पलीट्यूड ए टी साइन ऑफ, इसमें कोई फेज चेंज है? नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या है? पता नहीं, मैंने लिख दिया। तो इक्वेशन तो सेम रहेगी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। बोलो ये चीज समझ आई? पक्के से, बिल्कुल अच्छे से समझ आई बच्चों? चलो सेम हम फ्री एंड से भी बात कर लेते हैं इसकी। किससे बात कर लेते हैं? फ्री एंड से भी बात कर लेते हैं। देखो फ्री एंड से कैसे होगा? डेंसर टू रेयरर, तभी तो फ्री एंड आएगा। अब फ्री एंड कैसे आ रहा है? सुनो, उल्टा कर दो ना बच्चों। उल्टा करोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? डेंसर टू रेयरर। मोटी रस्सी पहले बना लो। लो मोटी रस्सी ब्लू से बनाई थी, ये रही मेरी डेंसर मीडियम और ये रहा मेरा रेयरर मीडियम। लो बोलो क्लियर हुई चीज है? ये मेरा क्या था? डेंसर, और ये मेरा हो गया रेयरर मीडियम। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर इसको ब्लू से लिख दिया, लो भाई गुस्सा मत करो बस, ठीक है, रेयरर हो गया। करेक्ट। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक वेव प्रोड्यूस करता हूं। कैसे करूंगा देखो, ठीक है, ये मैंने डेंसर से एक वेव प्रोड्यूस करी और ये मेरा रेयरर मीडियम, ये बाउंड्री है बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मैंने इंसिडेंट करी पॉजिटिव एक्स में और इसका एम्पलीट्यूड मुझे पता नहीं, कुछ इंसिडेंट है, ठीक है, इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड ए आई। तो इसके बाद सीन क्या होगा बच्चों? अब मुझे बताओ, डेंसर से रेयरर में जाती थी तो क्या होता था? तो क्या होता था बच्चों? अपने रिफ्लेक्शन तो होता था लेकिन उसका फेस चेंज नहीं होता था, और सामने एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी तो इसका फेस चेंज नहीं होगा। तो अब क्या होगा? देखो फेस चेंज नहीं होगा लेकिन एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता है, एम्पलीट्यूड हमें नहीं पता है, और आगे वाले में भी कुछ ना कुछ
ट्रांसमिशन हो जाएगा। बोलो समझ आया? इसकी डायरेक्शन इधर होगी नेगेटिव में और इसकी पॉजिटिव में होगी। इसका एम्पलीट्यूड नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टेड होगा और इसका नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसमिटेड वाला एम्पलीट्यूड आएगा। करेक्ट? इसकी भी इक्वेशन लिख सकते हो बच्चों। कोई देर लगेगी आपको? नहीं लगेगी, लिख दोगे। कहोगे सर हम लिख देते हैं। लो, y इनिशियल, क्योंकि वेव तो वही है तो इनिशियल a साइन kx माइनस ओमेगा टी। कोई रिफ्लेक्टेड की बताएगा? डायरेक्ट ए आर साइन ऑफ, अपोजिट में जाने लगी तो kx प्लस ओमेगा टी। कोई फेज डिफरेंस है? नहीं है। फिर ट्रांसमिटेड की लिख दो डायरेक्ट। फेज डिफरेंस होता तो प्लस पाई करते, माइनस बार आ जाता। ट्रांसमिटेड की a ऑफ टी साइन kx प्लस, प्लस आएगा नहीं, ओमेगा टी माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? वो भी तो पॉजिटिव में ही जा रही है बच्चों। दिख गया? पक्का? चलो, इतनी चीज समझ आई। आगे बढ़े तो यहां से आपको ये पता लग गया होगा कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में अपनी जो स्ट्रिंग पे वेव्स बनती है वो कैसे वेरी करती हैं। करेक्ट? इतनी चीज समझने के बाद अब हम बात करते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। इनका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे वो नहीं बताया ना मैंने अभी। हाँ, पहले क्या बोल दिया था? देखो, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड पहले था वही आ जा रहा था। लेकिन अब तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं बोला, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन में गया होगा और कुछ ना कुछ किस में गया है बच्चों? रिफ्लेक्टेड में गया है। तो वो कुछ ना कुछ बट गई है एनर्जी, और जैसी एनर्जी बटी है तो उसकी वजह से अब हमें क्या पता करना है? एम्पलीट्यूड पता करना है। तो एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? देखो, आ जाओ। एम्पलीट्यूड के लिए बच्चों हमें क्या बोला जाएगा? हमें वेलोसिटीज गिवन होंगी। कैसे होगी? देखो, मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है और एक मीडियम मान लीजिए डेंसर, या उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वेलोसिटीज दी होंगी। पक्का? चलो, मान लीजिए इस जो वायर की वेलोसिटी है या वेव की स्पीड है वो है v1, इस वेव की स्पीड है v1 और इसकी है v2। करेक्ट? तो जो हमारा एम्पलीट्यूड आता है किसका? रिफ्लेक्टेड का, वो आता है बच्चों v2 माइनस v1 होल अपॉन v1 प्लस v2 ब्रैकेट a इंसिडेंट डायरेक्ट। और जो दूसरा आता है क्या? ट्रांसमिटेड के लिए 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। v2 किसकी है? जिसमें ट्रांसमिशन हो रहा है। v1 क्या है? मेरी इंसिडेंट वेव। ठीक है? और यहाँ पे कहो, अभी तो इनटू और होना है बच्चों, ए आई। ठीक है? इतनी चीज समझ आई। अब वेलोसिटीज या तो वह गिवन देगा, नहीं देगा तो पता क्या करेगा? वो कहेगा इसका म्यू दिया हुआ है, इसका म्यू बोल देगा म्यू1 मास पर यूनिट लेंथ, म्यू2 इसका बोल देगा, इसमें टेंशन दे देगा, इसमें टेंशन। तो फिर आप v के लिए क्या निकालोगे? अंडर रूट टी अपॉन म्यू। यहाँ से आप v निकालोगे, v1 v2, फिर उसका पुट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, क्या कहते हैं? AR और AT, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और वहां से उसमें पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। बोलो समझ आया इतना? पक्का? आगे बढ़े। चलो, अब हम बात करेंगे बच्चों स्टैंडिंग वेव की। एक नई टाइप की वेव का नाम आया है स्टैंडिंग वेव, और इसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव। ये होता क्या है बच्चों? पहले तो ये मान लो ये क्या है? रुकी हुई वेव, ऐसी वेव जो रुकी हुई है। ठीक है? और पता है बच्चों इसकी एक खासियत बताऊं, इसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, इसमें कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, और ये वेव रुकी हुई भी है। फिर ये किस टाइप की वेव है? कैसी वेव है? समझ ही नहीं आ रहा है। प्लेन प्रोग्रेसिव तो मैंने बोला ही नहीं है, तो ये कैसी वेव है? समझ रहे हो? उसको हम देख लेते हैं। चलो, इतनी बात करने के बाद पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये बोलती क्या है। आ जाओ। इसमें डेफिनेशन में जो बोला गया है, इसमें जो डेफिनेशन है बोला गया है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या? रुकी हुई वेव लिखेंगे बच्चे, जरूर लिखेंगे, फील आता है। रुकी हुई वेव। ठीक? चलो, अब मुझे ये बताओ इसमें क्या बोल रहा है, पढ़ो। When two harmonic waves of equal frequency and of equal amplitude traveling in a same medium with opposite directions superimpose each other, standing waves are formed। सुनो इधर सुनो, ये बोल रहा है ऐसी दो हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक का समझ गए? सचम करती हुई वेव। ठीक है, सॉरी, ऐसी दो हार्मोनिक वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, देखो लिखा है सेम एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो,
मतलब स्कोर कोहेरेंट सोर्सेज हो, दोनों के सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम हो, करेक्ट। तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, और क्या सेम बोल रहा है, मीडियम सेम है। मीडियम सेम से मतलब स्पीड सेम हो गई वेव की। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। मीडियम ही सेम बोल दिया तो स्पीड तो सेम हो गई, है ना, करेक्ट। और उनको क्या बोल रहा है, वो दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये वेव आ रही है वो भी एम्पलीट्यूड एक ही, ये वेव आ रही है ये भी एम्पलीट्यूड एक ही, इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ, इसकी भी एफ, ये भी स्पीड से आ रही है, ये भी स्पीड से आ रही है। और इन दोनों का जब सुपर इंपोजिशन होगा, सुपर इंपोजिशन का मतलब हो गया इंटरफेरेंस, मतलब जब ये दोनों वेव मिलेंगी बच्चों तो क्या बनेगा, स्टैंडिंग वेव्स, करेक्ट। तो इसकी कंडीशन क्या होती है वो मैं फिर से लिखता हूं आपके लिए, देखो अलग से लिखते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है। देखो कंडीशन फॉर फॉर्मिंग स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव बनने की कंडीशंस, पहली एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों वेव्स का, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, करेक्ट। दूसरी चीज सेम मीडियम होना चाहिए। अगर सेम मीडियम हो जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, V मेरा सेम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी वो सेम बोल ही रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, बिल्कुल बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी f जो होगी वो मेरी सेम हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताना, क्या वेवलेंथ, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं या k की बात करूं तो k सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। देखो k क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा और v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो v हमारा सेम है क्योंकि सेम मीडियम, f मेरा सेम है तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा भी मेरा सेम हो जाएगा, और लैम्डा सेम हो गया तो k भी सेम है, यहाँ पे लैम्डा भी सेम है। और एक कंडीशन और है, पांचवी, ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बोलो ये चीज समझ आई, पक्का, इससे ज्यादा कोई और कंडीशन है नहीं है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये अलग से लिख रहा हूं, देखो रेड कलर से, ये पॉइंट नहीं है, ये अलग से लिख रहा हूं, नो एनर्जी इज ट्रेवल्ड। बोलो फील आ गया ट्रेवल्ड का मतलब, भैया वेव्स में हमने क्या पढ़ा था, डिस्टर्बेंस का ट्रेवल होना, डिस्टर्बेंस का मोशन करना, और वो डिस्टर्बेंस क्या था, एक टाइप की एनर्जी थी। तो हमने तो अभी सीधे ही बोल दिया आपसे कि कोई भी एनर्जी का ट्रेवल नहीं हो रहा है ना, तो है कि नहीं अलग टाइप की वेव। चलो अच्छी बात है, इतनी बात आपको समझ आई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, कि इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो इक्वेशन के लिए हम कुछ अलग तिगड़म नहीं लगाएंगे, जो हमसे बात बोली गई थी उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। क्या बोला गया था, दो वेव्स थी, मान लो मेरी एक वेव इस डायरेक्शन में आ रही है ये रही, ठीक है, और एक वेव इस डायरेक्शन से आ रही है, बनाया ऐसे, इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, ऐसे, ये लो। चलो मान लो इस वेव की इक्वेशन y1 है, इस वेव की इक्वेशन y2 है, और ये दोनों किसी पॉइंट पर मान लो पॉइंट P है, यहां मिलने वाली है, करेक्ट। अगर मैं y1 की इक्वेशन लिख लूं बच्चों, मान लेता हूं ये पॉजिटिव में जा रही है, a sin kx माइनस ओमेगा टी, बोलो सही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई मानी है मैंने y1 वेव, और y2 वेव मानी है जो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, करेक्ट। स्टैंडिंग वेव हमसे क्या बोलती है, k सेम होना चाहिए, ओमेगा सेम होना चाहिए, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा सेम है, और k के लिए लैम्डा सेम है, लैम्डा सेम है, और एम्पलीट्यूड भी उसने सेम बोल रखा है, करेक्ट। चलो इस वेव की इक्वेशन कोई लिखेगा y2, बिल्कुल सर, एम्पलीट्यूड तो सेम है बस डायरेक्शन अलग है, तो दोनों की साइन सेम कर दूंगा सर, मैं अंदर कर दूं, देखो मैंने भी कर दिया आपसे पहले ही। अब सुनो, इसके बाद का जो कैलकुलेशन होता था वो होगा जैसे हम सुपरपोजिशन का मेथड यूज करते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब करते थे, जब दो वेव का मिलना होता था इंटरफेरेंस, तो उसके थ्रू हम वाई नेट निकालते थे। ये दोनों वेव मिलेंगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वाई नेट आएगा, बोलो सही बात है। वाई नेट क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं, दोनों का समेशन होगा, वेक्टर समेशन, बोलो करेक्ट है, ठीक है। वाई नेट लिख दूं मैं यहाँ पर, y1 क्या है, a sin kx माइनस ओमेगा टी, और y2 क्या है, a sin kx प्लस ओमेगा टी। बोलो इतनी चीज समझ आई, पक्का। चलो अगर मैं यहाँ पर y नेट में से a कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचता है बच्चों, sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस ऑफ sin kx प्लस ओमेगा टी। बोलो कंफर्म, पक्का है। चलो
यहां खींचेंगे हम बीच में एक लाइन। अब सुनिए बच्चों, क्या आपको साइन सी प्लस साइन डी आता है? बच्चों मैथ्स की चीज है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। क्या देखो, हमारे कुछ होते हैं फॉर्मूले, अगर मैथ्स की बात करूं तो एक उनमें से ये भी है, साइन सी प्लस साइन डी। इसको अगर आप खोलोगे तो आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। इस चीज को मैं इसमें लगा दूंगा। कैसे लगाऊंगा? देखो यहां पर सी क्या है, ये पूरा, ये मैं सी मानूंगा और इस पूरे को बच्चों में मानूंगा डी। तो साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा है, लगा दूं? चलो आ जाओ। तो वाई नेट क्या आएगा मेरा, यहां से स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकाल रहा हूं, नॉर्मल सी। देखो ए साइन सी प्लस साइन डी 2 टाइम्स ऑफ साइन ए सी प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2। इन दोनों को सम करो, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी से ओमेगा टी जाएगा 2 के एक्स अपॉन 2। ये क्या बचेगा? 2 के एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस ऑफ सी माइनस डी, दिस माइनस दिस, तो माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये बचेगा माइनस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। बोलो ठीक है। चलो तो वाई नेट में यहां से लिख दूंगा बच्चों 2a साइन के एक्स, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, और कॉस ऑफ, ये 2 से 2 जाएगा तो माइनस ओमेगा टी, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अगर आप इसको कहीं से भी कंपेयर करो तो क्या ये मेरी नॉर्मल इक्वेशन से मैच करती है? नहीं करती। ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों? क्या ये आपको इस फॉर्म की दिख रही है, एज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी? दिख रही है? नहीं। और प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था, कंडीशन क्या होती थी बच्चों? पहले तो उसको फंक्शन होना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी टी वाला, तब वो वेव होगी, वो पता है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, हार्मोनिक वेव अगर होगी तो उसके लिए क्या बोलना पड़ता था? हर पार्टिकल एसएचएम करता था विद सेम एम्पलीट्यूड, वो होता था प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो ए एक्स प्लस माइनस बी टी ये कर रहा है फॉलो? नहीं कर रहा। हाँ, एक्स और टी का कंपोनेंट आ रहा है, बट दिस ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना। चलो, और इसमें क्या हो रहा है बच्चों? नो एनर्जी विल ट्रांसफर, और ये किसकी इक्वेशन है? स्टैंडिंग वेव की, रुकी हुई खड़ी हुई वेव, करेक्ट। अब सुनना बच्चों, ये जो इक्वेशन आई जरूरी नहीं यही इक्वेशन रहेगी, कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी कर दो, नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्या मानी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसकी जगह मैं क्या ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी मान सकता था? बिल्कुल मान सकता था। किसी ने यहाँ पे फेज की बात करी है, फेज पलट के आ सकता है। फेज की बात करी है? नहीं करी है। अगर यहाँ पे फेज चेंज होता, प्लस फाइव होता, तो ये माइनस ए साइन हो जाता, यहाँ पे ऐड करता तो साइन सी माइनस साइन डी लगता। आपको फील आ रहा है? अगर यहाँ पर फेज डिफरेंस होता, मान लो इस पॉइंट पर वो वेव आ रही है तो वो कुछ ऊपर से बम्प दे रही है और इसका नीचे वाला बम्प टकरा रहा है, तो फेज डिफरेंस है पाई का। यहाँ पाई ऐड होता y2 में, तो ये माइनस हो जाता माइनस ए साइन की एक्स प्लस ओमेगा टी, यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ माइनस आता तो साइन सी माइनस साइन डी लगता। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस बन सकती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसी को लिख दूंगा, एक तो मेरी यही आ गई y निकल के 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, है ना। और क्या हो सकता है बच्चों? स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन और क्या हो सकती है? 2a, या तो देखो बच्चों ये कॉस हो जाए और ये साइन हो जाए। बोलो सही है? बिल्कुल सही है सर। और क्या हो सकता है बच्चों? सर या तो दोनों ही साइन हो जाए। बिल्कुल सही है, साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर दोनों ही क्या हो जाए? कॉस हो जाए दोनों ही। बोलो इतनी चीज समझ आई? इनमें से मैं सारी इक्वेशंस को बोलूंगा कि सारी की सारी इक्वेशंस जो है मेरी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट करती हैं। और अब इसको अलग अलग से एनालाइज करेंगे कि ये वेव एक्चुअली है क्या, इसको हमें डीप में समझना है, तो मैं इसको लेके बात करूंगा, ठीक है। इस इक्वेशन को 2a sin kx cos
ओमेगा टी। देखो रुकी हुई भी है, मैं फील दिलाता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो जैसे अगर मैं एक रबर बैंड ले लूँ बच्चों, वो करते थे ना बचपन में अपन, पेपर फंसाए और ऐसे खींच के देते थे ना, उसको मैं दो एंड पे बांध दूं। कैसे दो एंड? एक तो मेरा अंगूठा हो जाएगा है ना, एंड मेरी एक ये फिंगर हो जाएगी। दोनों पे मैंने लगाया और मैं क्या करूं बच्चों, उसको ऐसे करके ऊपर की तरफ खींच के छोड़ दूं। क्या फील आएगा? रबड़ ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे एक ही जगह पे ऐसे ऐसे फील आ रहा है। इसी को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। देखो आपको आगे बताने वाले हैं। चलो तो 2a sin kx cos ओमेगा टी को हम एनालाइज करने वाले हैं। चलो तो कैसे करेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे। इक्वेशन क्या थी? y इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा टी, यही थी। देख लो एक बार, sin 2a sin kx cos ओमेगा टी। बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत है आपको? देखिए मैं बताता हूं कैसे लिखने की बात कर रहा हूं। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, y इक्वल्स टू 2a sin kx और cos ओमेगा की जगह लिख दूं इसको 2 पाई बाई टी और इंटू टी। कोई दिक्कत है? सही है ना? ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी बोलते हैं, इंटू टी। करेक्ट। चलो अब हम इसका एनालाइज करेंगे कि पूरी एक टाइम पीरियड में ये कैसा मोशन दे रही है। इसकी इक्वेशन कौन सी? ये वाली इक्वेशन। चलो हम t इक्वल्स टू 0 पे पहले बात करेंगे। t इक्वल्स टू 0 पे बात करेंगे। t इक्वल्स टू 0 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? t की वैल्यू 0 रखो, ये पूरा 0, cos ऑफ 0 क्या हो जाएगा बच्चों? 1। तो इक्वेशन मेरे को जो बनानी है वो बनानी है sin kx की। बोलो ठीक है, पक्का है? चलो मेरे को बनानी है 2a sin kx, मतलब साइन का एक फंक्शन है, तो इसके लिए कैसा ग्राफ बन जाएगा बच्चों? को जैसा बनेगा। बोलो सही है? मैंने ऐसे ही बना दिया फील करके, थोड़ा बहुत भी अगर मिस्टेक हो तो देख लेना। ठीक है, चलो ये साइन का ग्राफ हो गया। पक्का है बच्चों? इसको मैं एकदम नीचे तक डॉटेड कर दूं थोड़ा, जिससे मैं नीचे वाले जो ग्राफ बनाने वाला हूं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसको मैंने डॉटेड कर दिया, ये लो डॉटेड। चलो पक्का? यहां से भी एक लाइन खींच दूं? ठीक है, आज हम इसको फील करने वाले हैं कि एक्चुअली मुझे स्टैंडिंग वेव होती क्या है। ठीक, तो ये मेरा 2a sin kx मतलब एक साइन का फंक्शन बन गया, t इक्वल्स टू 0 पे। अब मैं अगला जो एनालाइज करने वाला हूं बच्चों वो होगा मेरा t इक्वल्स टू t/4 पर। t/4 पर मैं बात करने वाला हूं। 2 पाई बाई टी में इनटू टाइम की जगह t/4 कर दो बच्चों। t/4 t से t चला जाएगा, 2 पाई अपॉन 4। 2 पाई अपॉन 4 मींस पाई बाई 2 एंड cos पाई बाई 2 cos 90 0 होता है। और अगर ये 0 हो गया तो यहां पर जो इक्वेशन मेरी आने वाली है वो क्या बनने वाली है? y इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? y इक्वल्स टू 0 मतलब t/4 पे सारे पार्टिकल 0 पे होंगे। ये मेरी इक्वेशन बनेगी। आ गया फील? आ गया? चलो ऐसे हम किस पे बात करेंगे अब? t इक्वल्स टू t/2 पे। फिर उसके बाद यहाँ पर t इक्वल्स टू 3t/4 पे बात करनी है और अब t इक्वल्स टू t पर भी बात करनी है। ठीक है, सबके लिए पहले इक्वेशन बना दो। ठीक है, t/4 के लिए क्या होगा? ये t/2 है बच्चों, ये होगा मेरा t/2। t/2 के लिए क्या करेंगे? t/2 रखो, t से t चला जाएगा, 2 पाई अपॉन 2, तो क्या बचेगा? cos पाई। cos पाई कितना होता है? माइनस। तो ये इक्वेशन निकल के आएगी, वो आएगी cos इक्वल्स टू माइनस 2a sin kx। एक बार बच्चों 3t/4 रखो, 3t/4 रखोगे t से t बचेगा 3/4 और एक 2 से 2 जाएगा तो 3 पाई 2 दैट इज 0। फिर से इसकी इक्वेशन 0 हो जाएगी और जब t रख देंगे बच्चों तो कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई बचेगा जो कि क्या देगा? सेम देगा ऊपर वाली इक्वेशन 2a sin kx, क्योंकि cos 2 पाई 1 होता है। ये मेरी इक्वेशन है टाइम के हिसाब से। अब सुनो, इसके लिए क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशन बनेगी, सेम ग्राफ बनेगा बट नेगेटिव का। तो पहले ये मोशन नीचे से चालू करेगा। इस केस में कैसा मोशन करेगा? नीचे से ऐसे। करेक्ट? चलो y इक्वल्स टू 0, सेम लाइन, खत्म। एंड y इक्वल्स टू 2a sin kx, बिल्कुल सेम चीज आ जाएगी जैसे ऊपर बनाया था। बना दो इसको भी। चलो ठीक है, समझ आ गया? जी ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, बोर्ड एंड हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हल्का रखा। चलो अब सुनो, हो क्या रहा है इसकी फील लो। हो क्या रहा है इसकी फील लो। कैसे लोगे हम दिलाएंगे आपको। एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ, यहां पर हमने क्या एनालाइज किया?
टाइम के हिसाब से हमने इस वेव की इक्वेशन को एनालाइज किया। t इक्वल्स टू 0 पे उसकी इक्वेशन बनाई, कुछ ऐसी बन रही है। t इक्वल्स टू t/4 पे बनाई तो वो सारे पार्टिकल्स उसके 0 पर हैं। t इक्वल्स टू t/2 पे देखा तो फिर वो ऊपर नीचे हो गए सारे पार्टिकल। t इक्वल्स टू 3t/4 पे देखा फिर 0 पे है सारे पार्टिकल। अगर मतलब मैं इस इक्वेशन के हिसाब से कोई वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं तो उसका सिनेरियो कुछ ऐसा है पूरे एक टाइम पीरियड में। इसका मतलब अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये पार्टिकल अभी मेरा मीन पोजीशन से किसी डिस्टेंस पर है और उसके t/4 टाइम बाद तुरंत ये पोजीशन उसकी ओरिजिन पे आ गई, मीन पोजीशन पे आ गया। फिर अगले t/4 के बाद वो कहां पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, देखो यहां पर, यहां है ना। फिर उसके बाद अगली पोजीशन पे फिर 0, फिर उसके बाद फिर आ गया ऊपर। करेक्ट। तो इसने क्या किया, पहले जो एम्पलीट्यूड पे था फिर सीधे 0, फिर नीचे वाले एम्पलीट्यूड पे फिर 0, फिर ऊपर। करेक्ट। लेकिन उसके ही बगल वाले की अगर मैं बात करूं बच्चों, उसके हल्के से बगल वाली इसकी बात करूं अगर मैं इसकी, मान लो ये बीच वाले पॉइंट के ले लो, तो ये बीच वाला जो है वो यहां पर है ऊपर, वो भी उसने भी क्या किया, फिर वो ओरिजिन पे आ गया, फिर वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया यहां तक का, है ना। फिर उसके बाद फिर वो ओरिजिन पे आ गया, फिर उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया। सारे पार्टिकल्स ऐसे ही कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे रहे थे। कैसा, देखो इस वाले की बात करूंगा तो ये भी पहले किसी डिस्टेंस पे था ऊपर एम्पलीट्यूड पे, फिर ओरिजिन पे आ गया, फिर नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट करके नीचे चला गया यहाँ, फिर उसके बाद फिर ओरिजिन पे आ गया, फिर डिस्प्लेसमेंट करके ऊपर चला गया। और एक महाशय तो ऐसे थे बच्चों, कैसे थे, जो अपनी जगह से ही नहीं हिल रहे थे। इस वाले पार्टिकल की बात करो, t इक्वल्स टू 0 पे भी ओरिजिन पे बैठा है मीन पोजीशन पे, t/4 पे भी बोल रहा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, t/2 पे भी बोल रहा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, 3t/4 पे भी बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हिलूंगा ही नहीं अपनी जगह से। तो यस, ऐसी वेव में जो सारे के सारे पार्टिकल्स है वो अपना मोशन अलग अलग डिसाइड करते हैं। देखो इस वाले पार्टिकल को ही पूछो, बैठा हुआ कहीं नहीं जा रहा है। अब सुनो, सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। मेरी बात आई समझ में, विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड का मतलब समझ आया पक्का। देखो ये वाला पार्टिकल है, क्या इससे ज्यादा डिस्टेंस ये कवर कर पा रहा है एज कंपेयर टू ब्लू वाला पार्टिकल। ब्लू वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अगर इसके एम्पलीट्यूड की बात करूं तो ब्लू वाले का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड। लेकिन क्या रेड चाह कर भी ब्लू वाले के एम्पलीट्यूड को छू सकता है, नहीं छू सकता। ये भी एसएचएम कर रहा है रेड वाला, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड एक फिक्स है और इससे कंपैरिजन में कम है। तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे एसएचएम कर रहा है, लेकिन जितना इसकी कैपेसिटी है एम्पलीट्यूड पे जाने की, उतना ही वो जा सकता है। अब हम ब्लू की बात करें, ब्लू की कैपेसिटी ज्यादा है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड पे एसएचएम कर रहा है। और भैया इसमें एक पॉइंट तो ऐसा भी है, व्हाइट वाले भैया बोलते हैं कि मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो एम्पलीट्यूड से उठूंगा ही नहीं, मेरे में तो दम ही नहीं है, तो हर जगह पे मीन पे बैठा हुआ। ये पार्टिकल स्टेशनरी पार्टिकल है और इसका मोशन पता है कैसे हो रहा है। यहाँ के पार्टिकल्स भी कुछ ऐसे ही परफॉर्म कर रहे होंगे बच्चों। यहाँ का मान लो कि पार्टिकल है तो वो भी नीचे की तरफ पहले, फिर यहाँ, फिर ऊपर आ गया, फिर ओरिजिन पे आ गया, फिर नीचे आ गया। समझ रहे हो, इसका भी इधर वाला भी ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, फिर ओरिजिन पे, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर ओरिजिन पे, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो, इसका मतलब फील लो, एट t इक्वल्स टू 0 ये वाले पार्टिकल्स ऊपर, एट t इक्वल्स टू 0 ये वाले पार्टिकल्स ऊपर, ये वाला सेगमेंट मान लो इसको एक सेगमेंट है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक सेगमेंट है, और ये वाला सेगमेंट, यहां के सारे पार्टिकल नीचे, t इक्वल्स टू 0 पे जूम, सेगमेंट 1 के पार्टिकल ऊपर, सेगमेंट 2 के पार्टिकल 0। ये देखो t इक्वल्स टू 0 जूम, सेगमेंट 1 के पार्टिकल्स ऊपर, सेगमेंट 2 के पार्टिकल्स नीचे, एट t इक्वल्स टू t/4, बोर्ड देखते जाना, t/4 सारे पार्टिकल ओरिजिन पे आ गए, t इक्वल्स टू 3t/4 सारे पार्टिकल्स अलग अलग, लेकिन ये अब नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। फिर t इक्वल्स टू 3t/4, पहले t/2 पर हुआ, फिर 3t/4 पे क्या होगा वापस, फिर उसके बाद t पर फिर। समझ आया। इसका मतलब बच्चों सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बट उन सब का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। किसी का एम्पलीट्यूड 0 भी है, किसी का मैक्सिमम भी हो। ब्लू का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और इसका मिनिमम है, दैट इज 0। सब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, कोई किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करता। एक चीज और, सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पर या किसी एक टाइम पर सबका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन होता है, सब एक ही एक्सिस पर है, मीन पोजीशन पे है।
क्या ऐसा नॉर्मल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में होता था बच्चों? मैं नॉर्मल सी बात पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल नहीं होता था। इवन प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव में बच्चों जब हम बात करते थे तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स है ना बच्चों, हर पार्टिकल को एक टाइम पे एक मौका तो ऐसा मिलता ही था जब वो मैक्सिमल एम्पलीट्यूड को अचीव कर सके। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा ब्लू का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है सारे पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, बिल्कुल दिख रहा है ग्रीन वाला पार्टिकल ब्लू तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती तो ब्लू वाले पार्टिकल को मौका तो मिला मैक्सिमम पे, इस रेड वाले को भी मिलता, ग्रीन वाले को भी मिलता। मतलब सारे पार्टिकल्स उसमें एसएचएम तो करते ही हैं, लेकिन सबके सब बच्चे और क्या करते हैं, सबके सबों को मौका भी मिलता है कि वो मैक्सिमम पोजीशन अचीव कर सके विद सेम एम्पलीट्यूड, दे आर डूइंग एसएचएम, बट यहां पर सारा एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज समझ आई कि स्टैंडिंग वेव कैसी वेव है, स्टेशनरी। क्या ये कहीं जा रही है? नहीं जा रही। और सुनिए एक चीज और, यहां पर जो इक्वेशन बन रही है बच्चों, यहां पर जो मैंने एक चीज और बताई थी आपको, देखो ये जो वेव्स है इसकी कुछ स्पीड भी होगी बच्चों, अभी आगे जाके आपको बता रहा तो था, यहीं देख लो। मान लो इसकी स्पीड कुछ है v1 और इसकी है v2। क्या मैंने कुछ गलत लिखा बच्चों? हाँ सर, बहुत गलत लिखा है आपने। क्या गलत लिखा बच्चों, कोई बताना चाहेगा? हाँ, आपने v1 v2 क्यों कर दिया सर? आपने तो बोला था कि सेम मीडियम है, इसीलिए मैंने v1 v2 हटा दिया। जो दोनों की स्पीड है v, उसी स्पीड से स्टैंडिंग वेव की स्पीड होती है। तो अगर कोई बोले कि स्टैंडिंग वेव है और वो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, तो क्या उसकी स्पीड होगी? बिल्कुल होगी, करेक्ट। क्या होगी? जो इन दोनों वेव की स्पीड से वही उसकी होगी। इतनी चीज समझ आई? यहां तक ग्राफ पूरा प्रॉपर वे में क्लियर हुआ? चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिख के दे देता हूं। कैसे? देखिए, पहला पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स आर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एक लाइन और लिखना है अभी आगे, देखो, विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। क्या ये लाइन क्लियर हुई? यस सर, आपने सही बोला कि सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बट सर सबका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, वी कैन सी दैट। रेड वाला इतना ही उठ सकता है एज कंपेयर टू ब्लू, करेक्ट। चलो दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल सही, देखो जी याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। नो एनर्जी, नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अकरिंग। कोई भी एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी अकरिंग। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं बच्चों? ध्यान से बताओ मेरे को, ध्यान से। यस मैं बताता हूं आपको। टू टाइम्स in one time period, all the particles are on the mean position साइमल्टेनियसली। यही लाइन लिखनी थी, साइमल्टेनियसली। दो बार एक टाइम पीरियड में सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पर होते हैं बच्चों, सारे के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर होते हैं। और कैसे होते हैं? साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं। फिर से दिखाऊं आपको, देखो पीछे देखो, पूरा एक टाइम पीरियड है, उसमें दो बार हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर। दोनों बार क्या हो रहा है? सारे पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे सेम टाइम पे सेम जगह पे, इसलिए मैंने वो लाइन लिखी। तो क्या आपको ये लाइन याद रहेंगी बच्चों? पक्का? आगे बढ़े, चलो नोट्स और एंटी नोट्स की बात करते हैं। देखो ये क्या होते हैं, देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा। देखो ग्राफ पे आओ, सारी चीजें ग्राफ पे ही। देखो ऐसे पार्टिकल बच्चों जो अपनी पोजीशन से हिले ही नहीं है, व्हाइट वाले भैया हिले ही नहीं है, चाहे कोई भी टाइम है, वो कहते हैं मैं नहीं हिलूंगा, मेरे को कहीं नहीं जाना है, ऐसे निकम्मों को बोलते हैं हम नोड्स। इसको बोलेंगे नोड। ये एक मेरा नोड हो गया। तो नोड का अगर बेसिक डेफिनेशन दूं तो मतलब ऐसा पॉइंट या वो पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो।
इसका एम्पलीट्यूड हमेशा 0 है बच्चों, देख लो मेन पोजीशन पर ही बैठा है, करेक्ट। तो ये भी नोड होगा और ये वाला पार्टिकल भी नोड होगा। तो आपकी नोड को फीलिंग समझ आई, नोड का मतलब, करेक्ट। और एंटी नोड क्या होता है बच्चों? ऐसा पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, जिसकी एक ही वैल्यू मैक्सिमम है, ऐसा पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये ब्लू वाला क्या होगा बच्चों मेरा? ये ब्लू वाले भैया जो होंगे ना, ये हम अलग करेंगे एंटी नोड। अरे समझ आया एंटी नोड क्यों बोला? जो मैक्सिमम दे। अब सुनना, मेरे को एक चीज और बताओ, यहीं पर बता दो, एक लाइन और लिख देता हूं। देखो बच्चों, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। कहां से कहां तक के? देखो इधर बताता हूं, इधर यहां से यहां तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, या ऐसे देख लो, यहां से यहां तक के बोलते हैं। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? लैम्डा। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे? λ/2। बोलो सही है? तो इससे आपको क्या दिख रहा है? दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है जो स्ट्रिंग में बनती है, करेक्ट। और दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कोई पूछे तो क्या बोलोगे? उसको ही बता देंगे सर। कैसे बताओगे? देखो ये λ/2 और ये मैक्सिमम मिड पे आ रहा है, तो ये λ/4, ऐसी सेम ये भी λ/4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? एंटी नोड λ/2। बोलो ये समझ आया? देखो इसको मैं अलग से आगे बना देता हूं आपके लिए, ये λ/4, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2। चलो देखो यहां देख लो, अगर नहीं आया तो देखो मैंने क्या बोला, ऐसे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती थी बच्चों? इसको मैं लैम्डा बोलता था, करेक्ट। और ये क्या बन रहा है मेरा? नोड। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? λ/2। बोलो सही है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस λ/2 हो जाएगी मेरी, ठीक है। चलो अगर इसी में मैं एंटी नोड की डिस्टेंस पूछ लूं तो भी बता दोगे सर, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देता है वहां पे एंटी नोड बनता है। ये रहा एंटी नोड के लिए ये वाला पॉइंट, और एक यहां ले लेंगे ये वाला पॉइंट। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही बच्चों λ/2 होती है। λ/4 प्लस λ/4 λ/2। तो यहां पर मैं 2-3 पॉइंट्स लिखने वाला हूं, वो होंगे, पहला पॉइंट लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नोड्स। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है बच्चों λ/2। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद अगला। अगर मैं खड़ा हूं और मेरे आगे कोई अमन खड़ा है और उसके आगे खड़ा है कोई अंकित, ठीक है, तो हम लाइन से खड़े हुए, तो मेरा कॉन्जिक्यूटिव मेरे आगे होगा या मेरे पीछे होगा? तो कौन है? मेरे आगे अमन है, मेरे आगे अंकित नहीं हो सकता। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया बच्चों जो मेरे बगल वाला है, करेक्ट। इसके बगल वाला ये है, तो ये होगा कॉन्जिक्यूटिव। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस λ/2। सेम बच्चों अगर मैं दूसरी लाइन में लिखूं तो मैं किसकी बात करूंगा? डिस्टेंस बिटवीन टू, बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही मेन चीज है जो आपको याद रखनी है, बाकी अगर आप भूल भी गए ना तो आप निकाल लोगे। दो एंटी नोड्स के बीच में भी डिस्टेंस क्या होती है? λ/2। और मैं तीसरा पॉइंट लिखवाऊं बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive नोड एंड एंटी नोड। इसका मतलब नोड के बाद जो अगला एंटी नोड आता है, ये रहा नोड, ये रहा एंटी नोड, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? λ/4। समझ आया? समझ आया कि नहीं? पक्का? तो मैंने क्या बोला, नोड और नोड के बीच में क्या हो जाएगा? λ/2। एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में कॉन्जिक्यूटिव में λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस जो है वो है मेरी λ/4। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। और नोड किसे बोलते हैं? जहां पर ऐसा पार्टिकल जो एम्पलीट्यूड 0 दे। और एंटी नोड किसे बोलते हैं? ऐसी जगह जहां पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ऐसा पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है या जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तक जा रहा है। समझ आया? आगे बढ़े, चलो
इतनी बात जानने के बाद अब हम आ जाते हैं बच्चों स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स की हम स्टडी करेंगे। सुनो बच्चों, स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग में बनती है दो टाइप की बन सकती है। कैसी बन सकती है ये देखो, एक तो मैं दोनों एंड को क्या कर दूं बच्चों, टाइट कर दूं। टाइट कैसे, दीवार से बांध दूं ऐसे। आ गया फील? ठीक है, ये मेरे क्या होते थे बच्चों, फिक्स्ड एंड होते थे। क्या ये मेरे फिक्स्ड एंड होते थे? ये भी मेरा एक फिक्स्ड एंड है। बोलो ठीक। चलो, फिक्स्ड एंड है, करेक्ट, फिक्स्ड एंड है ना बच्चों। तो जब फिक्स्ड एंड होता है ना वेव उसका, स्ट्रिंग का, तो वहां पर बनता है बच्चों नोड। तो यहां पर भी क्या बनेगा, नोड। और जो ओपन एंड होता है ना स्ट्रिंग का, वहां बनता है एंटी नोड। तो इस चीज को नोट कर लो। अगर फिक्स्ड एंड है स्ट्रिंग का तो वहां बनेगा नोड, और अगर ओपन एंड है तो वहां बनेगा एंटी नोड। ठीक, ये दोनों फिक्स्ड एंड थे तो मेरा क्या बन गया, नोड बन गया। वही वाली फीलिंग बच्चों, रबर बैंड दोनों टाइप पे बांध के रख दो, या एक धागे को बांध दो और उसको नीचे खींच कर छोड़ दो, तो आपको कुछ ऐसा मोशन दिखेगा, ऐसा कर्व सा बना हुआ। कैसा दिखेगा देखो, बना देता हूँ। ऐसा मोशन कुछ ना कुछ आपको दिखेगा बना। फील आ रहा है, समझ आया? ठीक है, इसी का दूसरा केस होता है बच्चों, क्या, एक एंड फिक्स हो और एक एंड फ्री हो। तो ये मेरा कौन सा एंड हो गया बच्चों, लिख दो यहाँ पे, फ्री एंड। और ये कौन सा हो गया, फिक्स्ड एंड। कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड एंड पे क्या बनता है बच्चों, अभी बताया मैंने, देखो ऊपर क्या लिखा है, नोड, और फ्री एंड पे एंटी नोड। बोलो चीज समझ आई? पक्का? आगे बढ़े, इसमें कैसे बनेगा, इसमें कुछ इस टाइप का शेप होगा। करेक्ट। दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, अगर वेवलेंथ के टर्म से बोलूं λ/2, और इसमें क्या हो जाएगी, λ/4। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा। बोलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है वेव रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, पहले इक्वेशन लिख दो, y = a cos kx - ωt। ठीक है, इस सुपर इम्पोज्ड मतलब समझते हो सब, इंटरफेरेंस मिल रही है, इज सुपर इम्पोज्ड विथ अनदर वेव टू फॉर्म अ स्टेशनरी वेव, such that point x equals to 0 is a node. The equation for other wave is, ठीक है, वो बोल रहा है एक इक्वेशन है जो a cos kx - ωt है, वो दूसरी वेव से सुपर इम्पोज कर रही है, मतलब इंटरफेरेंस कर रही है। तो बताइए मेरी स्टैंड, और उसको इंटरफेरेंस के बाद क्या बन रही है बच्चों, स्टैंडिंग वेव। अब मेरी बात सुनना, एक वेव की इक्वेशन तो हमें गिवन है, ये रही, दूसरी वेव की हमें चाहिए। ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव में, तो कुछ ना कुछ इधर जा रही होगी। करेक्ट, इसको मैं क्या बोल दूं, y1 बोल देता हूं। तो दूसरी वेव क्या होगी बच्चों जिससे स्टेशनरी वेव बने, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल सर, अभी अब सर आपने बताया कि स्टेशनरी वेव जब भी बनती है जब दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम हो। तो मतलब जो नई वेव बनने वाली है उसको मैं y2 बोल देता हूं, उसका एम्पलीट्यूड वही होगा जो पहले है, a। ठीक है, और क्या सेम होता है बच्चों, k और ओमेगा भी सेम होगा, और जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट, तो ये पॉजिटिव में तो वो नेगेटिव में, cos ऑफ kx + ωt। कहीं दिख रहा है ये ऑप्शन, kx + ωt, a cos, ये देखिए एक ही में ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ये वाला एक ही में ऑप्शन दिख रहा है। अब सुनिए, एक चीज और हो सकती है, मैंने इसमें फेज की बात ही नहीं करी बच्चों, फेज भी तो अलग हो सकता है। क्या पता जो रिफ्लेक्टेड वेव है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है वो ये भी तो हो सकती है बच्चों, पलट के आ जाए, फेज डिफरेंस हो। फेज डिफरेंस होगा तो क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, देखो फेज होगा ना तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो a cos kx + ωt प्लस मान लो पाई का फेज डिफरेंस है, मतलब वेव जो आ रही है वो पलट के आ रही है। ठीक है, अब ये देखो ASTC पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, ये पाई प्लस थीटा tan है, नेगेटिव का आता है तो नेगेटिव का आ जाएगा। तो यहाँ से जो y2 की इक्वेशन जो आ रही है वो कितनी आ रही है, a - cos kx + ωt। तो यहाँ से y2 कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, -a cos kx + ωt।
कोई ऑप्शन है जो मैच कर रहा है? माइनस के माइनस ए कॉस की एक्स प्लस ओमेगा टी, ये रहा बी ऑप्शन, कर दो इसको। अब सुनो, डायरेक्ट भी बता सकते थे बच्चों, ये दोनों तो नहीं होते, किसी को इसमें शक नहीं, क्यों? जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी दूसरी वेव, पक्का। इन दोनों में से एक आंसर है, इन दोनों में से एक आंसर है। फेज डिफरेंस चेंज नहीं है तो ये इक्वेशन आनी चाहिए थी, कहाँ गई? ये वाली, ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। और अगर फेज डिफरेंस है पाई का तो ये इक्वेशन आनी चाहिए, साइन का फंक्शन आ ही नहीं रहा है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। बोलो समझ आया? पक्का, आगे बढ़े। चलो अब आएंगे बच्चों नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग। नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग ये क्यों आए हैं? अभी आपने क्या देखा, स्टेशनरी वेव जो है स्ट्रिंग में कैसे बिहेव करती है, जब दोनों एंड हमारे रिजिड हो मतलब फिक्स्ड हो तो दोनों जगह क्या बनता है? नोड। स्ट्रिंग में एक चीज पता लगी कि जो फिक्स्ड एंड है वहां नोड बनेगा और जो हमारा ओपन एंड है वहां एंटी नोड बनेगा, करेक्ट। उसी की एप्लीकेशन आ गई, क्या आ गई वो देखो। नॉर्मल मोड्स का मतलब है हम फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक वगैरह की बात करने वाले हैं। अब सुनो यहाँ पर देखो, अभी फर्स्ट हार्मोनिक हम बोल सकते हैं, चलो ठीक है, सही है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो मेरे दोनों एंड है और एक रस्सी बंधी हुई है दोनों एंड में, करेक्ट। दोनों एक्स फिक्स्ड है बिल्कुल, तो यहाँ क्या बनेगा? नोड। यहाँ भी क्या बनेगा? नोड, ठीक है। फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल मोड भी बोल सकता हूं मैं उस चीज को, करेक्ट। फंडामेंटल टोन की बात करिए बच्चों तो इसके बीच में एक सेगमेंट बनेगा। अगर इसमें एक सेगमेंट बन रहा है मतलब एक सेगमेंट का मतलब हो गया ऐसे, देखो कैसे, मेरी फील लो फील लो फील लो फील लो। एक वायर को मैंने ऐसे तान दिया और मैं उसको बीच में से पकड़ के इधर नीचे ले जाऊं, छोड़ दूं, तो आपको दिख रहा है ऐसा मोशन वाला? दिख रहा है? वो एक सेगमेंट होगा। फंडामेंटल टोन का मतलब एक सेगमेंट बन रहा है, नोड टू नोड जब ज्वाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं एक सेगमेंट बच्चों, ठीक है। अगर इस वायर की लेंथ L है, मान लो इस वायर की लेंथ हमें गिवन है L, करेक्ट, ठीक है। नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? λ/2, अभी बताया मैंने आपको। तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि λ/2 इज इक्वल्स टू L, तो यहां से λ इक्वल्स टू 2L आ गया, करेक्ट। एक चीज और पता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो यहां से f निकल के कितना आ गया? v अपॉन लैम्डा, दैट इज v अपॉन 2L। यहां से जो मेरा f आ रहा है इसको f1 बोल दूंगा बच्चों में, दैट इज v अपॉन 2L। दिस इज माई फंडामेंटल टोन। इसी को बच्चों हम फंडामेंटल टोन बोलते हैं, या हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी आएगी स्ट्रिंग की, समझ आया? पक्का। चलो ये तो फंडामेंटल की बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? फर्स्ट ओवरटोन की। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन का बच्चों मतलब होता है दो सेगमेंट बनना। इसमें किसी को दिक्कत? दो सेगमेंट बनाऊंगा अब मैं, कैसे बनाऊंगा देखो, ये रही मेरी स्ट्रिंग। अभी हम हार्मोनिक नहीं बोल सकते बच्चों, मैं उसका रीजन बताऊंगा। मैं यहाँ पे हार्मोनिक लिख सकता था, काफी बच्चों को पता होगा सेकंड हार्मोनिक, लेकिन क्यों नहीं लिख रहा हूँ वो आपको रीजन बताऊंगा। दो सेगमेंट का मतलब समझ रहे हो? ये तो फिक्स्ड एंड है दो, ये दोनों फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड एंड है, ये भी फिक्स्ड एंड है। और यहां क्या बनेगा बच्चों? नोड बनेगा, यहां भी नोड बनेगा, करेक्ट। अब दो सेगमेंट बनाने हैं बच्चों और एक सेगमेंट नोड टू नोड होता है, इसका मतलब एक नोड और इंट्रोड्यूस होगा, तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक नोड और होगा। आपको फीलिंग आ गया मेरा कहने का मतलब? ये बीच में एक नोड और होगा और इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या आपको अब तीनों नोड दिख गए बच्चों? देखो दो सेगमेंट बन गए, नोड टू नोड जॉइन है दोनों सेगमेंट, इसका मतलब एक नोड और इंट्रोड्यूस हुआ। अब सुनना बच्चों, आप सुनना, डायरेक्ट लिखूंगा। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? λ/2, और इस वायर की लेंथ तो वही है अभी भी, कितनी है? L। इस वायर की लेंथ L है। नोड टू नोड के बीच की वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस कितना होता है? λ/2, और यहां से यहां तक भी क्या होगा बच्चों? λ/2। बोलो कोई गलत बोला? कुछ गलत बोला नहीं। तो यहां से, अरे भैया पेन गिर गया मेरा, चलो, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि λ/2 प्लस λ/2 जो मेरा है वो L के बराबर है, तो यहां से λ इक्वल्स टू L आ गया। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो यहां से f की वैल्यू क्या आ गई? v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा क्या है बच्चों? L। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, f1 इक्वल्स टू v अपॉन 2L। अगर मैं 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दूं तो v अपॉन 2L को मैं क्या f लिख सकता हूं f1? तो यस, अगर मैं इसको f2 बोलूंगा तो दिस इज समथिंग इक्वल टू 2f1।
फीलिंग आ रही है कुछ? सर इसमें क्या फीलिंग दिला रहे हो? अरे हाँ फीलिंग है, फीलिंग है। इसका मतलब जो फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? अगर आपसे फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा है तो इसका मतलब ऑलरेडी एक सेगमेंट तो हमारा फंडामेंटल के लिए होता है। फंडामेंटल टोन जो होती है उसका एक सेगमेंट बनता है, करेक्ट? अब आप बोला फर्स्ट ओवरटोन मतलब एक सेगमेंट और जुड़ जाएगा, तो फंडामेंटल में एक सेगमेंट था तो अब दो हो जाएंगे। फर्स्ट मतलब दो सेगमेंट। अब सुनिए, मतलब इस ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स हो गई पहले वाली फ्रीक्वेंसी की, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीपल हो गई। ये मिला है मुझे फर्स्ट हार्मोनिक। यहां मैं लिखूंगा इसको फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक। ऐसे ही बच्चों अगर मैं सेकंड हार्मोनिक की बात करूं तो आप यहां से बता सकते हो, खुद बताओ, बोलो सेकंड हार्मोनिक मतलब कितने सेगमेंट होंगे बच्चों? करेक्ट, 3 सेगमेंट होंगे। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 3 सेगमेंट। अब मुझे पता नहीं है बच्चों कि कौन सा हार्मोनिक है। देखो बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार रिपीट हो गई, दुगनी हो गई, इसलिए ये सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है। और अगर यही पता है F2 इक्वल्स टू, मान लो अगर ये F2 इक्वल्स टू 4F2 आता ना, F2 इक्वल्स टू 4F1 आता, तो हमारा इसको क्या बोलते पता है? फोर्थ हार्मोनिक। आपको मेरा फील समझ आ रहा है हार्मोनिक का मतलब? यस। चलो तो आगे बढ़ते, सेकंड ओवरटोन में 3 सेगमेंट होंगे, ठीक है। इन दो का तो फिक्स है बच्चों के, जो फिक्स्ड एंड है तो यहां तो नोड बनने ही है। अब क्या बनाने? 3 सेगमेंट बनाने मेरे को, तो 3 सेगमेंट में पहले ऐसे बना दूं, ऐसे तो बना ही लोगे ना यार बच्चों, देखो ऐसे बना लो, ऐसे तो कर लोगे। चलो मैंने ये 3 सेगमेंट बना लिए, इसका मतलब यहां भी देखो नोड बन रहा है, ये देखो, और ये भी नोड, करेक्ट? पक्का? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, नोड बनेगा ना यहाँ पर। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मैं नोड कैसे बोल रहा हूँ ये बीच वाली पॉइंट्स को? यहां पर क्या है ना बच्चों, ये मिनिमम पोजीशन है, पोजीशन इस पार्टिकल की कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, मेन पोजीशन पर है तो नोड बन गया। और यही एंटी नोड ही बनेंगे मैक्सिमम वाले, यहाँ पर एंटी नोड भी होंगे, है ना? तो उसकी अभी हमें बात करनी नहीं है। इस पूरे वायर की लेंथ हमें अभी भी एल है, उसी वायर, उसी लेंथ के वायर पे काम हो रहा है। चलो, और यहां से यहां तक नोड टू नोड मुझे पता है λ/2 होता है, यहां भी λ/2 होगा सर, और यहां भी λ/2 होगा। बोलो करेक्ट? मैंने कब गलत बोला? तो यहां से 3 λ/2, λ/2 λ/2 3 λ/2 मेरा एल के बराबर होगा, तो ऐसे λ इक्वल्स टू 2l/3 आ गया। अगर मैं v इक्वल्स टू f लैम्डा देखूं तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी जो कि 3 लिखूंगा इक्वल्स टू v/λ आएगा, और लैम्डा की जगह क्या लिख दूंगा? 2l/3। v/12 मेरा क्या है बच्चों? f1, तो f3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ f1। इसको कौन सा हार्मोनिक बोलूं बच्चों? यस, थर्ड हार्मोनिक, बिकॉज 3 टाइम्स हो गया, थर्ड हार्मोनिक। आपको चीजें क्लियर हुई? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहीं पर बताओ, यहीं पर सॉल्व करेंगे हम, आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, यही। अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों 7th हार्मोनिक की मेरे को बताओ, 7th हार्मोनिक में क्या हो रहा होगा? 7th हार्मोनिक में तो इसके से मैंने क्या देखा, देखो फर्स्ट हार्मोनिक मतलब दुगना हो गया, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स हो गया। ये तो फर्स्ट, अच्छा ये सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, मैं सेकंड बोल रहा था, यहाँ फर्स्ट लिख रखा था। सेकंड हार्मोनिक बच्चों, ये मेरा सेकंड हार्मोनिक है। 2 टाइम्स हो गया ना, जितने टाइम्स होगा उतना हार्मोनिक होगा, सेकंड दुगना। अब जो फ्रीक्वेंसी है, अब सुनो, दुगना तिगना किससे हो रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर जो फंडामेंटल टोन है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो f1 मानी है मैंने, इसलिए इसके f1 की दुगनी हो गई तो सेकंड, f1 के 3 टाइम्स हो गई तो थर्ड हार्मोनिक। ये बोल रहा 7th हार्मोनिक, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी कौन सी होगी? जो भी होगी मुझे नहीं पता, जो भी होगी मुझे नहीं पता, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। फील आ गया? आ गया। और यही आपको अगर ये बोल दे कि नाइन्थ ओवरटोन बोल दे, क्वेश्चन में पूछ सकता है, 9th ओवरटोन बोल दे बच्चों, क्या बोल दे? 9th ओवरटोन। अब सुनना, फंडामेंटल टोन क्या थी? एक सेगमेंट, और फर्स्ट ओवरटोन का मतलब एक सेगमेंट ऐड हो जाएगा, मतलब 2। अगर फर्स्ट ओवरटोन है तो 2 सेगमेंट, 2 ओवरटोन है तो 3 सेगमेंट, 9 ओवरटोन है तो 10 सेगमेंट। अब मेरे को देर नहीं लगेगी, अब मेरे को देर नहीं लगेगी। 10 सेगमेंट आ गए, अब कोई दिक्कत है? 10 सेगमेंट बन रहे हैं, एक सेगमेंट के बीच में λ/2, एक सेगमेंट के बीच में
लैम्डा बाई 2, 10 के बीच में 10 इंटू लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू एल, लैम्डा आ जाएगा मेरा एल बाई 5, यहाँ से v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ मेरा कितना आ जाएगा v अपॉन एल अपॉन 5, ये आ गया मेरा। लो खत्म। कोई दिक्कत? चीजें कर लोगे? सिंपल लग रही है? मजा आ रहा है? चलो लीजिए, अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड आज की क्लास को यहीं बाइंड कर देंगे। करेक्ट? उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे और आपका पूरा साउंड कलेक्ट कर देंगे, पूरा साउंड कवर कर देंगे। करेक्ट? चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते क्या बोल रहा है। अ स्ट्रिंग इज क्लैम्प्ड एट both the ends and it is vibrating in its fourth harmonic। अपने फोर्थ हार्मोनिक में ये वाइब्रेट कर रहा है। एंड द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इज, क्या दी हुई है लिखो जल्दी, y इक्वल्स टू 0.3 साइन ऑफ 0.157 x कॉस ऑफ 200 पाई टी। बोलो सही है? पूछ क्या रहा है वो? स्ट्रिंग की लेंथ के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन चाहता है। वो कह रहा है हमें बताइए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी। देखो सिंपल सी चीज कर दूं डायरेक्ट, फोर्थ हार्मोनिक है। आपने क्या देखा था? थर्ड ओवरटोन फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ हार्मोनिक मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है समथिंग 4 टाइम्स ऑफ f1 होगी। करेक्ट? तो यहां से f आएगा 4 और v f1 क्या था? v अपॉन 2l। नहीं भी है तो इसको तो निकाल ही सकते हैं। देखो कैसे, मेरे को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए ना f1। ठीक है, दो एंड्स के बीच में क्या होती थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों? ऐसा कुछ आ जाता था सर, है ना? अगर ये नोड है, ये भी नोड है, इनके बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 और ये मेरी एल होती थी। करेक्ट? तो यहाँ से लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू एल, तो लैम्डा मेरा 2l आता था और v इक्वल्स टू एफ लैम्डा देखते थे। तो यहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी f1 आती थी, v अपॉन 2l आती थी। ये अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो ये 4 टाइम्स है इसके। करेक्ट? अब सुनो, इस इक्वेशन में भी मेरे को अब क्या लगाना है बच्चों? इसमें v इक्वल्स टू एफ लैम्डा लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा। करेक्ट है? यहाँ पर लिखो v इक्वल्स टू एफ की जगह 4v अपॉन 2l इंटू लैम्डा। अब तो एक दिक्कत आ गई बच्चों। क्या? चलो माना v से v तो कैंसिल हो गया, मुझे लेंथ चाहिए तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए बस। लैम्डा यहां से निकाल लोगे? लैम्डा तो यहां से आ जाएगा बच्चों। कैसे आएगा? देखो ये क्या है? k दिया है मेरे को, k इक्वल्स टू 0.157। k क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। भूल तो नहीं गए? भूल गए होंगे आधे बच्चे तो। चलो तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया? 2 पाई अपॉन 0.157 एंड इसी चीज को मैं एल में रख दूंगा लैम्डा को। एल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 2 पाई समथिंग 0.157। करेक्ट है बच्चों? करेक्ट है? अब सुनो, ये क्या हो जाएगा? पाई। देखो इसको सॉल्व करते थे, मेरे को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि 3.14 है और ये 0.157। देखो 0.157 और 0.157 को ऐड करो बच्चों, कितना होता है? 14, 1, 10, 11, 3.13। देखो ये कट जाएगा इससे कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। कितने टाइम्स कटेगा ये मुझे बता दे कोई, ये मुझे कोई बता दे। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों, अगर मैं यहाँ का पॉइंट हटा देता हूँ, चलो पॉइंट हटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और यहाँ का हटाऊंगा तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे। ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा। करेक्ट? कितना बच रहा है 2 टाइम्स गया तो? ये भी जाएंगे इससे, एक बचेगा, ये बचेगा। एल इक्वल्स टू 80 मीटर। लो भाई आपका आंसर आ गया 80 मीटर एंड आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों? तो लो भाई अपना स्ट्रिंग का पूरा पोर्शन हो गया बच्चों और अब बस एक क्लास का काम बचा और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज आपकी क्लास आई गई है और मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास भी अगले दिन ही आ जाए। ठीक है? वहां पर आपका वेब पूरा का पूरा एंड हो जाएगा एंड देन आप हैप्पीली बड़े आराम से अपने एग्जाम दे सकते हो। करेक्ट? तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। पूरा का पूरा साउंड लेकर आएंगे। उसमें क्या ही है बच्चों? डॉपलर इफेक्ट है, बीट्स है ना, और उसमें ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ना। ऑर्गन पाइप में सब कुछ यही होने वाला है, सब कुछ यही होगा, देख लेना, है ना। तो इसीलिए अपन को यहाँ टाइम लगा, वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।